हाय फ्रेंड्स, दिस इज आकाश फ्रॉम मैथ्स की वाइन्स। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स की वाइन्स। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या है, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो फ्रेंड्स या फिर जो स्टूडेंट्स मेरे इस YouTube चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे हिट करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपके पास इमीडिएट पहुंच पाए और आप उन सब वीडियोस को देखकर अपने मैथ के स्किल्स को डेवलप कर पाए। सो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है रीटा गोज 20 किलोमीटर, रीटा 20 किलोमीटर चल रही है ईस्ट, 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ चल रही है, और फ्रॉम बी से फिर क्या हो रहा है, शी मूव्स 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर फिर चलती है वो अलोंग वेस्ट, टूवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एक रीटा नाम की लड़की है, वो ईस्ट डायरेक्शन पे चल रही है किसी रोड पे, और फ्रॉम पॉइंट से पॉइंट बी के बीच में, ठीक है। जब वो बी पे पहुंच जाती है तब उसको लगता है कि अब मुझे वापस 30 किलोमीटर, मतलब वापस सेम रोड पे वापस वेस्ट डायरेक्शन में आना चाहिए, और वो कितना चल जाती है, टोटल वो चल जाती है कितना, 30 किलोमीटर, ठीक है, ऑन द सेम रोड। तो कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए समझिए, अब यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर की बात की गई है। जब रीटा ए से बी की तरफ गई तो वो चलिए कितना, 20 किलोमीटर, और उसने बोला ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है जी। उसके बाद उसने बोला देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टूवर्ड्स वेस्ट, यानी कि अगर वो ईस्ट डायरेक्शन जाने के बाद वेस्ट की तरफ वापस आती है तो मुझे बताना है हाउ विल यू रिप्रेजेंट, मैं उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा उसके डिस्टेंस को, जब वो वेस्ट की तरफ गई। उसके बाद बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन, और मुझे ये भी बताना है कि जब वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ गई है 30 किलोमीटर, तो अब जिस भी पॉइंट पे वो पहुंची होगी वो पॉइंट एक्चुअल में उसका क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए बेटा, अभी ए से बी की तरफ गई तो ईस्ट डायरेक्शन में गई, पॉजिटिव डायरेक्शन मानने को कहा है। अब वापस जा रही है अपनी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि वेस्ट की तरफ, और वो कितना चल रही है, टोटल 30 किलोमीटर चल जाती है। अब बेटा थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर वो ए से बी जाती है पॉजिटिव के लिए, तो सिंपल सी बात है जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, इसकी अपोजिट डायरेक्शन है, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी सिंपल सी बात है वो नेगेटिव टर्म ही कहलाएगा, क्योंकि अगर ऊपर वाली पॉजिटिव टर्म है तो उसके अपोजिट नेगेटिव टर्म कहलाएगा। तो उसने बोला कि बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट, अब मुझे बताना है कि कौन से इंटीजर से मैं रिप्रेजेंट करूं उसकी फाइनल पोजीशन को। तो कुछ नहीं करना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जब वो, अब देखो, अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ गई ईस्ट डायरेक्शन में, तो उसने कितना किलोमीटर कवर किया है, 20 किलोमीटर, और जब वो वेस्ट डायरेक्शन में वापस आई है तो कितना कवर किया उसने, 30 किलोमीटर। लेकिन ये 30 किलोमीटर कितना है, नेगेटिव में, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आई है। तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अब सॉल्व करने पर हमारा आंसर क्या आना चाहिए। तो हमारा एक रूल होता है, रूल मैंने पिछली वीडियोस में पढ़ाए हुए हैं, सो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं इसी चैप्टर की। तो रूल क्या होता है, बेसिकली रूल क्या होता है बेटा, अगर मेरा एक डिजिट, एक इंटीजर पॉजिटिव है और ये दूसरा इंटीजर नेगेटिव है, तो आने वाला रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन उसके आगे, मतलब जो भी इंटीजर आएगा उसके आगे लगने वाला साइन वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो वो डिसाइड इस टर्म में होता है कि दोनों इंटीजर में से जो बड़ी डिजिट होगी और उसके आगे जो भी साइन लगा होगा वो साइन यहाँ पर लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 20 किलोमीटर पॉजिटिव है और -30 किलोमीटर है, तो दोनों में से 30 जो है वो बड़ी डिजिट है, और बड़ी डिजिट के आगे कौन सा साइन है, माइनस का। तो अब 20 में से 30 जाएगा, 20 में से 30 जाएगा तो कितना आएगा, -10 किलोमीटर आएगा। और ये -10 मेरी क्या है, ये उसकी फाइनल पोजीशन है, ये उसकी फाइनल पोजीशन है जब वो वेस्ट डायरेक्शन में गई है, और वेस्ट डायरेक्शन में गई। तो हम इसमें आंसर क्या लिखेंगे, आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, रीटास फाइनल पोजीशन, कि उसकी फाइनल जो पोजीशन है फ्रॉम ए इक्वल टू -10 किलोमीटर, और ब्रैकेट में आप देखोगे
वेस्ट डायरेक्शन में। ये मेरा फाइनल आंसर। सो आई होप सो ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। कह रहा है ये मैजिक स्क्वायर दे रखा है, एक स्क्वायर टर्म दे रखी है और इसमें ये बोल दिया कि उसका जो हर एक रो है, उसका जो कॉलम है, डायगोनल्स है, वो क्या है, उनका सबका सम सेम है। अब सबसे पहली बात, इसमें रोज क्या है और कॉलम्स क्या है? तो बेटा ध्यान से सुनिएगा। तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल टर्म है, यानी कि -5, -2, -7 या फिर 5, -1, -4, मतलब ये जो पार्टीशन है, मेरा जो ये पार्टीशन है, इनको हम बोलते हैं रोज। और जब हम इसी टर्म को इस तरीके से पढ़ेंगे, इन्हीं नंबर्स को ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ पढ़ेंगे, तो हमको हम बोलेंगे कॉलम्स। ठीक है। अब आती है डायगोनल्स। जब हम इन्हीं टर्म्स को क्रॉस में पढ़ेंगे, क्रॉस में मतलब ऐसे इस फॉर्म में पढ़ेंगे, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? डायगोनल्स कहलाते हैं। ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलम एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायगोनल्स। तो तीनों मैंने आपको शो कर दिए। अब क्वेश्चन में ये बोला गया कि भैया, क्वेश्चन में बोला गया कि मुझे इस मैजिकल स्क्वायर के हर एक रो, हर एक कॉलम और हर एक डायगोनल का सम निकालना है। उसने बोला हैव द सेम सम। उसने पहले बोल दिया सबका सम सेम है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर। मुझे ये चेक करना है कि जब मैं इनका सम करूं, तो मुझे ये चेक करना है, सम करके चेक करना है कि क्या सच्ची में जब मैं रोज को प्लस करूं, चाहे मैं कॉलम्स को प्लस करूं या डायगोनल्स को प्लस करूं, क्या सच्ची में तीनों टर्म्स का सम सेम आता है? अगर सेम आया तो ये मैजिक स्क्वायर कहलाएगा, अन्यथा ये कहलाएगा नहीं। सो अब इसको चेक करने के लिए सबसे पहले मैं किसको ऐड करना चालू करूंगा? सबसे पहले मैं ऐड करना चालू करूंगा रोज को। तो रोज में सबसे पहला मेरी फर्स्ट रो 1 क्या है मेरी? 5 है, प्लस -1 प्लस -4, ये मेरी फर्स्ट रो है। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या करा, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करिए, ब्रैकेट ओपन किया तो -1 यहाँ आ गया और -4 यहाँ आ गया। अब मेरे पास रूल्स होता है, अब देखिए इसमें एक टर्म है प्लस की और 2 टर्म्स है माइनस की, तो मैं क्या करूंगा, पहले माइनस वाली टर्म्स जो है उनको प्लस कर लेता हूं। तो मैंने क्या करा, माइनस माइनस यानी कि -1 और -4 कितना हो गया, कितना हो गया, -5, और 5 में से 5 गया, कितना बच गया, 0। यानी कि मेरा फर्स्ट रो का जो इंटीजर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। अब मैं करता हूं अपनी सेकंड रो के लिए। सेकंड रो में क्या दे रखा है, -5, -2 और +7। तो सबको मुझे प्लस ही करना है, तो इनको अभी मैं ब्रैकेट में रख लेता हूं। ठीक है जी। अब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये -5 -2 और +7 यहां आ गया। -2 और -5 कितना होता है, -7 होता है, +7 प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 7 में से 7 जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो अभी तक देख सकते हैं कि रो 1 और रो 2 का जो आंसर निकला है वो बेसिकली दोनों का सेम निकला है। अब आते हैं थर्ड रो मेरी कौन सी है, रो नंबर 3 है, 0 + 3 + -3। ठीक है बेटा। तो आप देख सकते हो 0 और 3 दोनों प्लस की पॉजिटिव टर्म्स है, इन दोनों को प्लस कर लिया, 3 आ गया और इसको ब्रैकेट को खोला तो -3, 3 में से 3 गया, 0 आ गया। तो आप देख सकते हो रो 3 भी सेम आया है रो 1 और रो 2 की तरह। अब हम चलते हैं, अब हमारा रोज का काम खत्म हो चुका है, अब हम चलते हैं कॉलम की तरफ। तो हमारा कॉलम 1 क्या है, 5 + -5 + 0। सो देखिए 5, अब मैंने क्या कहा, ब्रैकेट ओपन किया तो देखिए 0 और 5 तो है पॉजिटिव टर्म, तो इन दोनों का सम 5 ही हो जाएगा, -5। तो आपको पता लगा 5 में से 5 गया 0, यानी कि C1 यानी कि कॉलम 1 का जो मेरा आंसर निकला है वो मेरा 0 निकला है। अभी तक हम सही चल रहे हैं। अब चलते हैं कॉलम 2 के लिए। कॉलम 2 कह रहा है -1 + -2 और +3। सो -1 एंड -2 ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं, तो -1 -2 +3, तो -1 और -2 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस होता है। सो मेरा आ गया -3 + 3। सो -3 + 3 प्लस माइनस माइनस यानी कि 0, यानी कि C2 का भी क्या आंसर आ गया, 0। अब मैं आता हूं C3, यानी कि अभी तक हमारा जो हमने अभी तक सॉल्व किया है वो बेसिकली सब कुछ एक्यूरेट चल रहा है, सबके जो सॉल्यूशन निकल के आ रहा है वो 0 ही निकल के आ रहा है। अब आगे चेक करते हैं क्या होता है। तो C3 है 0 + 3 + -3। सो अब क्या हुआ, 0, अब देखो मैंने इसका ब्रैकेट ओपन किया तो 0 + 3 और -3, 0 और 3 कितना हो गया, 0 और 3 कितना हो जाएगा, 0 और 3 हो जाएगा 3, और 3 में से 3 गया, कितना आ गया, 0, यानी कि C3 का भी हमारा क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। अब आते हैं हम डायगोनल्स पे। तो डायगोनल 1 हमारा क्या कहता है, डायगोनल 1 कह रहा है जी 5
प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3। तो देखो बेटा, तो 5 तो एज इट इज रह दिया, ब्रैकेट ओपन किया तो 5 माइनस माइनस प्लस, ये भी 5, यानी कि हमारा ये आ गया 0। ठीक है, यानी कि डायगोनल 1 की टर्म्स भी, डायगोनल 1 का जो है वो टर्म मेरी 0 निकल के आ गई। अब हमारा सबसे लास्ट रह गया है वो है डायगोनल 2। तो डायगोनल 2 के लिए हम यहां पर कर लेते हैं, तो डायगोनल 2 के लिए करते हैं जी। सो डायगोनल 2 हमारा क्या कहता है, देखो डायगोनल 2 यहाँ है, मैंने यहाँ पर कर दिया डायगोनल 2। डायगोनल 2 में क्या आता है जी, हमारा डायगोनल 2 में आ रहा है -4 प्लस -2 और प्लस 0। सो -4 -2 प्लस 0, तो ये तो हो गया -6 प्लस 0। क्या -6 प्लस 0 0 आएगा? नहीं, ये तो -6 आएगा। तो आप देख सकते हो इस पूरे क्वेश्चन में हमारी रो 1 के लिए 0 आया, रो 2 के लिए 0 आया, रो 3 के लिए 0 आया, C1 के लिए 0 आया, C2 के लिए 0 आया, C3 में सॉल्यूशन 0 आया, D1 में 0 आया। बट जब मैंने D2 किया तो मेरा जो बेसिकली निकल के आया वो कितना निकल के आया, -6। जिससे क्या हुआ, ये प्रूव हो गया कि जो मेरा ये फर्स्ट है, यानी कि जो मेरा 1 है, ये मेरा मैजिकल स्क्वायर नहीं। तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा, मैं आंसर लिख दूंगा, कुछ नहीं करना है, आंसर में बस ये लिख देना है कि जो हमारा फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट है वो हमारा मैजिकल स्क्वायर नहीं है। सो आई होप सो सबको ये समझ आ गया होगा। सो इसका जो सेकंड पार्ट है, मैं चाहता हूं इसे आप होमवर्क में करें, क्योंकि बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आपका ये आंसर ना निकले तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइएगा, मैं इस क्वेश्चन को भी करके दिखा दूंगा। सो आइए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वेरीफाई, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वेरीफाई करना है मुझे, वेरीफाई a माइनस, देखो एक इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन है a माइनस माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी, ये इक्वेशन है। और मुझसे बोला गया कि जो नीचे दी गई वैल्यूज हैं a और b की, उसको इंप्लीमेंट करना है इस इक्वेशन के अंदर और उनको सॉल्व करना है। सो अब देखिए कैसे करेंगे। तो मेरे पास सबसे पहली जो टर्म है वो है a इक्वल टू 21 और b इक्वल टू 18, ये ऐसे करके मुझे एक टर्म दे रखी है। सो अब देखो सॉल्व करने का तरीका। अब देखिए सबसे पहले मैं ये जो इक्वेशन दे रखी है उसको लिख लेता हूं। तो a माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी। सो a की वैल्यू है 21 माइनस b की वैल्यू कितनी है, हमें दे रखी है, माइनस b की वैल्यू दे रखी है 18 इक्वल टू 21 प्लस 18। अब मुझे देखना, चेक करना है क्या दोनों साइड, बोथ साइड इक्वल रिजल्ट आता है या नहीं आता। सो अब मैं क्या करता हूं, जैसे 21 लिखा, जैसी ब्रैकेट खोला, ये माइनस और माइनस क्या हो, क्योंकि क्या है ना, एक माइनस है ब्रैकेट के अंदर, एक माइनस है ब्रैकेट के बाहर। तो आपको पता होना चाहिए अगर ब्रैकेट के बाहर कोई साइन हो, ब्रैकेट के अंदर साइन हो, तो दोनों, जैसे हम ब्रैकेट खोलते हैं तो दोनों साइन के बीच में ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है। और मैंने पिछली वीडियोस में समझाया हुआ है कि अगर मल्टीप्लाई के केस में बोथ डिजिट माइनस की हो तो माइनस से माइनस कट हो जाता है और वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए तो जैसे ही मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव 18 इक्वल टू 21 और 18 कितने होते हैं जी, 39। तो आप देख सकते हैं दोनों को प्लस किया, 39 इधर भी आ गया, 39 इधर भी आ गया। तो मेरा LHS इक्वल टू RHS के हो गया। आई होप सो ये फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर हो गया होगा। आइए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे जो है बी पार्ट। बी पार्ट में दो इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, a इक्वल टू 118 एंड b इक्वल टू 125। सो मेरे पास इक्वेशन गिवन है a माइनस माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है जी। सो a की वैल्यू दे रखी है 118 माइनस माइनस b की वैल्यू दे रखी है 125 इक्वल टू 118 प्लस 125। सो वही सेम कॉन्सेप्ट है, जैसी ब्रैकेट खोलूंगा सो ये हो जाएगा 125 इक्वल टू 118 प्लस 125। तो 118 प्लस 125 कितना होता है जी, 118 प्लस 125 होता है 243। 243 इक्वल टू 243। आप देख सकते हो दोनों साइड, बोथ साइड इक्वल आ चुका है, इसलिए लिखूंगा LHS इक्वल टू RHS एंड सॉल्व हो गया। सो आप देख सकते हैं मैंने दो पार्ट्स आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो आपके थर्ड पार्ट, ये जो हमारा थर्ड पार्ट है और ये जो हमारा फोर्थ पार्ट है, आप होमवर्क में करें। अगर आपसे इन दोनों में से कोई सा भी पार्ट ना हो पाए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं जरूर इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखा दूंगा। सो आई होप सो ये दोनों पार्ट भी आपको समझ आ गए होंगे। अगले दो पार्ट्स में भी हमें यही करना है, आप सॉल्व कीजिएगा, नहीं निकले आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ये दोनों पार्ट्स भी सॉल्व कर दूंगा। तो आइए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 है
यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। मुझे बताना है कि ये जो क्वेश्चन है जिसमें मुझे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं और मुझे इनको सॉल्व करना है और मुझे बताना है सॉल्व करने के बाद जो भी इनका जो आंसर बनता है उसमें से ग्रेटर कौन सा और लेस देन कौन सा है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो मेरा फर्स्ट पार्ट है -8 प्लस -4 इक्वल टू नहीं है, सॉरी, बेसिकली वो बीच में ब्रैकेट का साइन है। ठीक है, तो ब्रैकेट हम लगा लेते हैं। सो हमारा ब्रैकेट है ये और इधर है -8 माइनस बैक बाहर भी माइनस है और 5 ऐसा करके कुछ क्वेश्चन है। सो आप सॉल्व करते हैं तो आप जानते हैं मैं ब्रैकेट खोलूंगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया -4, ब्रैकेट साथ में चल रहा है, एक माइनस यहाँ है, जैसे इस ब्रैकेट को खोलूंगा माइनस से माइनस कट हो जाएगा और ये +4 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 8 माइनस माइनस क्या होता है, पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस होता है। तो 8 और 4 कितने हो गए, 12, बीच में ब्रैकेट का साइन है, -8 है और इधर प्लस का 4 है। आपको पता होना चाहिए प्लस माइनस माइनस होते हैं और साइन उसी डिजिट का आता है जो इन दोनों में से बड़ी होगी। सो -8 और +4 में एक डिजिट बड़ी है। सो मेरा जो आने वाला आंसर है वो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस का, तो 8 में से 4 गया तो 4 आएगा, लेकिन साइन आएगा माइनस का। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों टर्म मेरी माइनस में आ गई है। अब बच्चा कंफ्यूज होता है कि भैया मुझे कौन सा साइन लगाना चाहिए। अब जैसे क्या होता है, जिस बच्चे को रूल के बारे में नहीं पता होता वो क्या करता है कि 12 को बड़ा देखता है और इसके आगे ग्रेटर देन का साइन लगा देता है, लेकिन ये गलत है। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जैसे ये -4 है और -12 है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा माइनस की टर्म में अगर किसी इंटीजर के सामने माइनस का साइन लगा हुआ है और अगर वो इंटीजर चाहे वो कितना ही भी बड़ी डिजिट क्यों ना हो और अगर माइनस का साइन लगा है, तो समझ जाइएगा वो डिजिट उतनी ही छोटी है। तो -12 और -4 में जो कैपिटल यानी कि बड़ा होगा वो ग्रेटर होगा -4, एंड दिस इज माय आंसर। तो आई होप सो ये समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि -3 प्लस 7, फिर माइनस ब्रैकेट में 19 है, फिर ब्लैंक है, फिर 15 -8 प्लस ब्रैकेट में -9। कुछ ये इस तरीके से क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ सारे। तो -3 + 7 -19 ब्लैंक 15 -8 और -9। सो अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जो मेरी माइनस की टर्म्स हैं उनको पहले प्लस कर लेता हूँ। माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 19 + 3 कितना होता है, -22। अब यहाँ मैंने माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि जो दो इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर जो मैंने दोनों को प्लस किया है उन दोनों के आगे नेगेटिव साइन था, इसलिए मैंने जो मेरा दोनों को प्लस करने के बाद 22 आया है उसके आगे भी मैंने नेगेटिव लगाया है। +7 ब्लैंक। इसी तरीके से 15 एज इट इज और -8 और -9 कितना होता है, -17। आई होप सो यहां तक क्लियर हो गया होगा। सो अब देखिए 22 और 7, ठीक है, तो 12 में से 7 गए 5, ये आ गया -15, ठीक है, ये आ गया -15 और ब्रैकेट लगा, और अगर मैं 17 में से 15 माइनस करूं तो आ गया -2। सो आप देख सकते हैं यहाँ -15 है और -2। गलती से -15 को बड़ा मत कर देना, क्योंकि -15 नेगेटिव है और नेगेटिव में प्रॉपर्टी ये होती है कि नेगेटिव में चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो वो हमेशा उतना ही छोटा होता है। तो यहाँ पर -2 बड़ा होगा और -15 छोटा होगा। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने सी पार्ट पे। तो सी पार्ट यहाँ क्या कह रहा है, सी पार्ट में लिखा है 23 -41 + 11 ब्लैंक 23 -41 -11। सो 23 पॉजिटिव टर्म है, 11 पॉजिटिव टर्म है, दोनों को प्लस कर लेते हैं तो 34 आ गया, ठीक है जी। और यहाँ -41 ब्लैंक, इसी तरीके से यहाँ 23 है, तो -41 और -11 कितना हो गया, -52, ठीक है जी। सो अगर अब देखिए ये एक पॉजिटिव टर्म है, एक मेरी नेगेटिव टर्म है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। सो 41 में से अगर 34 को माइनस करूंगा तो -7 आ जाएगा यहाँ पर ब्लैंक। और अगर मैं 52 में से 23 को माइनस करता हूं तो मेरा कितना निकल के आता है, -29। सो यहाँ -7 है या -29 है, तो ऑब्वियस है -7 बड़ा होगा,
क्योंकि नेगेटिव टर्म है, और नेगेटिव टर्म में जितनी बड़ी डिजिट होती है उतनी ही छोटी होती है, और जितनी छोटी टर्म होती है उतनी ही बड़ी होती है। उसके बाद ये सी पार्ट भी हो चुका हमारा। इसके बाद मैं करके दिखा रहा हूं आपको डी पार्ट, और एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जो इसका ई पार्ट है आप खुद होमवर्क में करेंगे। अगर आपसे ना हो पाए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइएगा, और फिर ये पार्ट भी मैं आपको अगली वीडियो में क्लियर करके दिखा दूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपको इसके बचे हुए पार्ट जो मैंने ऊपर पार्ट्स करवाए वो सारे समझ आ गए हैं, सो आई थिंक थर्ड यानी कि ई पार्ट आपसे हो जाएगा। सो डी पार्ट क्या कह रहा है, 39 प्लस -24 -15 ब्लैंक, 36 प्लस -52 और -36, ये है क्वेश्चन। सो अब सबसे पहले मेरा क्या फर्ज बनता है कि मैं पहले ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं। तो 39 -24 -15 ब्लैंक, 36 -52 माइनस, तो देखो एक बाहर माइनस है ब्रैकेट के और एक ब्रैकेट के अंदर माइनस, तो ओवरलैप हो जाएगा और माइनस से माइनस कट हो जाएगा क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो ये हो गया पॉजिटिव 36। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ 39 एज इट इज लिखा मैंने, तो -24 और -15 कितना होगा, 39 ही हो जाएगा। यहाँ पर ये मतलब ब्लैंक, और उसके बाद ये भी पॉजिटिव टर्म है, ये भी पॉजिटिव टर्म है, तो ये कितना हो गया 72 -52। ठीक है जी। अब 39 में से 39 गया 0 ब्लैंक, और 72 में से 52 गया तो कितना आएगा 20। तो सिंपल सी बात है 20 बड़ा होगा, तो मेरा 20 आंसर। सो आई होप सो ये भी पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सो जैसे कि मैंने अभी बोला आपसे कि ई पार्ट आप अपने आप होमवर्क में करेंगे, अगर ना हो पाए आपसे तो आप मुझसे मेरे कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो मैं आपको ई पार्ट भी करके दिखा दूंगा। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट, मतलब मैं क्या कहूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर एक टीचर का फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और दिमाग क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपने इसको ढंग से नहीं समझा, क्योंकि पहली बात तो क्वेश्चन को अगर आप ढंग से नहीं समझोगे तो आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि क्वेश्चन में एक्चुअल में कह क्या रहा है। सो पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। एक वाटर टैंक है, एक मान लो एक वाटर टैंक है, ये वाटर टैंक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, या पानी नहीं भी भरा, छोड़ो उसको। ठीक है, एक वाटर टैंक है ये, और इसके अंदर ना जो सीढ़ियां हैं वो अंदर की तरफ ऐसे करके ये सीढ़ियां, ठीक है, और सीढ़ियां हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सीढ़ियां हो गई। उसके बाद लिखा है अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। जो मंकी है बेचारा, जो बंदर है, वो कहाँ बैठा है, हमारे सबसे ऊपर यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर ये बंदर बैठा हुआ है। ठीक है, सबसे ऊपर बैठा हुआ है। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। जो पानी स्टार्ट हो रहा है वो 9वें स्टेप पे स्टार्ट हो रहा है। यहाँ ये 9वां स्टेप, एक तरीके से एग्जांपल लेके चल रहा हूं। ठीक है, सो अब मुझे करना है, उसने फर्स्ट स्टेप में क्या पूछा है, ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जंप बैक 2 स्टेप्स। अब थोड़ा समझने की कोशिश करें। मान लीजिए ये यहां पर ये मंकी है, ये मैं थोड़ा इसी फिगर को, ये जो मेरी फिगर मैंने यहां बनाई थी, इसी फिगर को मैं थोड़ा जूम करके यहां पर समझा रहा हूं। तो क्वेश्चन में ये लिखा गया कि जो मंकी है वो अगर वो यहां बैठा हुआ है, यहां बैठा हुआ है, सो ही स्टेप्स ही जंप 3 स्टेप्स डाउन। तो 3 स्टेप नीचे जंप करेगा, तो 3 स्टेप का मतलब क्या है, 1 2 और 3। ये मेरा तीसरा स्टेप हुआ। ठीक है, ये मैंने कितने हो गए, 3 स्टेप्स वो नीचे गया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद लेकिन साथ में क्या है, देन स्टेप्स देन जंप बैक 2 स्टेप्स। लेकिन क्या होता है, जैसे ही वो तीसरे स्टेप पे आता है तो वापस 1 और 2 यहां पर आगे बैठ जाता है। ये तो उसका वापस जंप किया उसने, और जंप कितना किया, 2 स्टेप्स उसने जंप किया है। ठीक है, सो मुझे बताना है इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, कि कितनी जंप में वो वाटर लेवल पे पहुंच जाएगा। सो अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, वो 3 स्टेप कूदता है और वापस 2 स्टेप्स वापस चढ़ जाता है। तो कहने को एक बार में वो एक ही स्टेप कवर कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, कूद रहा है वो 3 स्टेप्स नीचे, लेकिन वापस कितने आ रहा है, 2 स्टेप्स आ रहा है। तो यानी कि एक बार में केवल वो एक स्टेप कवर कर रहा है।
ठीक है। सो अब हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। सो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट एक फिगर के थ्रू, तो जल्दी समझ आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल मिला के वो 9 स्टेप्स उतर रहा है, ठीक है। तो 9 स्टेप वो स्टेप है जहां पर उसको पानी मिल जाएगा। मैं मेंशन कर देता हूं, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, ये मेरा सेकंड है जी, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये एट्थ और ये नाइन्थ, ठीक है। अब बंदर जी हैं वो यहां से कूदना चालू कर रहे हैं। तो जब मैंने अभी बताया था, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बता दिया था, जब वो डाउन स्टेप मतलब जब आप नीचे, यानी कि जब वो नीचे कुएं में उतर रहा है, तो जो उतरने वाले कॉन्सेप्ट है, जब वो डाउन पे जाएगा तो आप एज अ नेगेटिव लेके चलेंगे, और जब वो वापस ऊपर आएगा, जंप वापस करेगा, तो उसको आप एज अ पॉजिटिव लेके चलेंगे। जब उसने जंप लगाई फर्स्ट स्टेप से 3 स्टेप नीचे उतरा, 1 2 और 3, यहां पहुंच गया जी इस पे। तो यानी कि 3 स्टेप्स होता है, यानी कि 3 स्टेप्स उतर गया, कहां पहुंच गया, 3 स्टेप्स उतरने के बाद वो पहुंच गया फोर्थ स्टेप पे। 3 जंप लगाने के बाद वो कहां उतर गया, फोर्थ स्टेप पे। अब अब क्या करा उसने, वापस 2 जंप लगाई, तो यहां से कूदा 1 और 2, मतलब अब क्या हुआ, 2 स्टेप्स कूदा है ऊपर, वापस आया, तो क्या हुआ, +2 हुई है, +2 हो गई, ठीक है जी, +2 हो गई। तो क्या हुआ, +2 होने के बाद वो कहां पहुंच गया है जी, +2 होने के बाद वो पहुंच गया है आपका कहां पर, सेकंड स्टेप पे, ठीक है जी। पहला वाला कोटा हो गया। दूसरा, अब वो सेकंड पे फिर से 3 नीचे कूदेगा, तो 1 2 3 यहां पहुंच गया, तो कितना हो गया, फिर से नीचे 3 कूदा, ठीक है, तो फिफ्थ स्टेप पे पहुंचा। और फिफ्थ स्टेप से वापस ऊपर 2 कूदेगा, तो कहां पहुंच जाएगा, थर्ड स्टेप पे पहुंच जाएगा, तो यानी कि 2 फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। अब वो इस वक्त कहां पर है, थर्ड स्टेप पे है, यहां पर बैठा है जी। थर्ड स्टेप से फिर नीचे कूदेगा, 1 2 3, तो कहां पहुंच जाएगा, 6 स्टेप पे पहुंच जाएगा। 6 स्टेप पे फिर से पहुंच गया, यानी कि फिर तीन उसने नीचे की तरफ गई, मतलब 3 जंप लगाई। अब वापस फिर 2 ऊपर जाएगा, तो ऊपर 2 जाएगा, यानी कि 1 और 2, वापस कहां पहुंच जाएगा, फोर्थ स्टेप पे। तो फोर्थ स्टेप पे से फिर 3 जंप लगाएगा, तो 1 2 3, यानी कि कहां पहुंच जाएगा, सेवंथ स्टेप पे। कहां पहुंचेगा जी, सेवंथ स्टेप पे पहुंच जाएगा, यानी कि ये लो जी 3 जंप लग गई। अब वापस बाउंस बैक करेगा, कितने, 2 बाउंस बैक करेगा, तो ऊपर गया, ये माइनस नहीं है भाई साहब, गलती से मत सोच लेना, ये माइनस माइनस लगा हुआ, +2, मतलब 2 ऊपर जाएगा, वापस 7 से ऊपर जाएगा, तो 1 और 2 यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, फिफ्थ स्टेप पे वापस पहुंच गया। अच्छा, अब फिफ्थ स्टेप से फिर से 3 छलांग मारेगा, 1 2 3, अब वो कहां पहुंच जाता है जी, एट्थ स्टेप पे पहुंच जाता है। अब फिर से बाउंस बैक करेगा 2, तो कहां से, यहां से बाउंस बैक करेगा, एट्थ स्टेप से अगर बाउंस बैक करेगा वापस, तो कहां करेगा, 7 6, तो कहां पहुंच जाएगा, 6 पे पहुंच जाएगा, ठीक है जी। 6 पे पहुंच, अब 6 से वापस 3 जंप लगाएगा नीचे, तो 3 जंप लगाएगा, 1 2 और 3, तो पता लगता है कि 6 से जब वो कूदा है, तो वो 9वें स्टेप पे पहुंच गया, ठीक है, 9वें स्टेप पे वो पहुंच गया, यानी कि अब, यानी कि 9वें स्टेप पे पहुंचते उसको क्या मिल जाता है, पानी मिल जाता है, ठीक है। तो टोटल मिला के जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हो गई, टोटल मिला के ये ऑब्जर्वेशंस हो गई, तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे तो देखो, अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने पे हमारा क्या आंसर आता है देख लेते हैं। तो देखो, -3 + 2 -1, फिर -3 + 2, फिर -1, फिर -3 + 2 -1, -1 -1 और -3, तो सबको प्लस किया, तो माइनस माइनस प्लस होता है, फिर 2, फिर ये 2 कितने हो गए, -4, और फिर -4 और -5 और -3 कितना हो गया, -8 हो गया। मुझे क्या पता लगा कि टू रीच वाटर लेवल ही हैज टू जंप एज फॉलोज, तो यानी कि उसने नौ, यानी कि टोटल मिला के बात ये कहने वाली बात है कि उसको पानी के लेवल तक पहुंचने के लिए जो मेहनत करनी पड़ी, वो इतनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी मेहनत, -8। -8 तक पहुंच, मतलब ये -8 जो है उसकी एक्चुअल में जंप है, और टोटल वो कितनी जंप लगा रहा है वो काउंटेबल है, तो उसको काउंट कर लेते। देखो कितनी जंप लगाई उसने, देखो ध्यान से देखिएगा, कहां गया, देखो जंप लगा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10 और 11, यानी टोटल कितनी जंप लगाई जी? 11 जंप में वो पानी यानी कि नौवा जो मेरा प्लेस था उस पे, नौवा जो मेरा स्टेप था वहां तक पहुंच जाता है। आई होप सो सबको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो फिर से मैं एक बार डिस्कस कर दूंगा। डिस्कस कैसे होगा? आप मेरी इस वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करें और पीछे से एक बार फिर से देखें तो आपको फिर से समझ आ जाएगा। ओके, सो अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है देखते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है जी, सेकंड पार्ट कह रहा है आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक। अब वो पानी पी चुका है, अब वापस जाएगा, तो वापस जाने पे वो कितने स्टेप्स ले रहा है? 4 स्टेप ऊपर जाता है और 2 नीचे आता है। ठीक है, सो अच्छा 2 ऊपर जाता है, 2 वापस जाता है। ठीक है, सबसे पहले 4 स्टेप्स ऊपर जाएगा और 2 नीचे आता है वापस। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक टू द टॉप स्टेप? तो कितने जंप में वो सबसे ऊपर टॉप स्टेप पे पहुंच जाएगा। तो आप देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए मैं वापस 9 स्टेप बना देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 स्टेप्स बन गए। अब उसने ये 9वां स्टेप है, मैं स्टेप मेंशन कर देता हूं, ये 7 6 5th 4th 3rd 2nd और ये मेरा फर्स्ट है। अब क्या हो रहा है जी, यहाँ पर उसने खूब चख के पानी पी लिया है, अब उसका पेट फुल हो चुका है। अब वो बोलता है कि भाई वापस चलो, गड्ढे में थोड़ी पड़े रहेंगे। तो क्या करता है वो, वापस जब जाएगा तो क्या कर रहा है? 4 जंप लगा रहा है। तो 1 2 और 3 और 4, मतलब प्लस का 4। जब वो वापस गया है तो 4 जंप मारी, तो जब 4 जंप मारने पे वो कहाँ पहुंच रहा है? 5th स्टेप पे पहुंच गया पहली बार में। फर्स्ट टाइम में वो कहां पहुंच गया? 5th स्टेप पे पहुंच गया। अच्छा, फिर वापस 2 स्टेप नीचे भी आया है, तो क्या होगा? -2। सिंपल सी बात है, 2 स्टेप नीचे आया ना, 2 स्टेप नीचे यानी कि 1 2, यानी कि 2 स्टेप नीचे आने पर वो कहां पहुंच गया? सेकंड टाइम में वो कहां पहुंच गया? 2 स्टेप्स नीचे आया तो 7th स्टेप पे आ गया। ठीक है जी, अब 7th स्टेप पे आ चुका है। अब फिर से क्या होगा? अब वापस फिर 4 छलांग मारेगा, तो यहां से गया 1 2 3 और 4। अब क्या होगी? थर्ड टाइम है। अब थर्ड टाइम में वो कौन से स्टेप पे पहुंच रहा है? 3rd स्टेप पे पहुंच रहा है। तो 4 प्लस हुए, अब 2 नीचे आएगा, 2 स्टेप नीचे आएगा, 2 स्टेप नीचे आएगा, तो यहां पर 1 और 2 कहां पहुंच जाएगा? 2 स्टेप नीचे आने पे कहां पहुंच जाएगा? 5th स्टेप पे। ये उसका कौन सा थर्ड, यानी कि ये इसका कौन सा टाइम है? 4th टाइम। ठीक है, तो 5th स्टेप पे पहुंच गया। ठीक है जी, अब क्या होता है? फिर से वो 4 स्टेप ऊपर जाएगा, तो यहां से फिर से उसने कूदा 1 2 3 और 4। तो अब पता लगता है कि 4th स्टेप में, यानी कि जब वो कौन से टाइम? 5th टाइम जब ट्राई करेगा, तो 5th टाइम पे वो अगर 4 जंप मारेगा तो फर्स्ट स्टेप पे पहुंच जाता है, यानी कि 4 तो प्लस हुए, अब वापस तो आएगा नहीं। तो ये मेरी थर्ड कंडीशन हो गई। तो अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो देखो जी, 4 4 4 4 3 12, ठीक है, और -2 और -2, तो देखो, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 तो होते हैं 12, और -2 और -2 हो गए -4, तो 12 में से 4 गया 8 आया। ठीक है, तो ये तो चलो, ये तो वो बात हो गई कि हाँ जी इतने उसने मेहनत करी है, लेकिन एक्चुअल में उसने कितनी जंप मारी हैं वो कैसे पता लगेगा? 1 2 3 4 5, तो मुझे पता लगा कि टोटल मिला के 5 जंप्स में वो कौन से स्टेप पे पहुंच जाता है? वापस फर्स्ट स्टेप पे पहुंच जाता है। सो आई होप सो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। जिसे क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज वीडियो को फिर से रिवाइंड करिए और देख लीजिए। ओके, सो आइए अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। क्या कह रहा है जी थर्ड पार्ट? हाँ, if the number of steps moved down is represented by negative integers and the number of steps moved up by positive integer, ये तो हमें पता ही है। represent his moves in part 1 and part 2 by completing the following। उसने दो इक्वेशन दे रखी हैं, और वो दो इक्वेशन कुछ इस तरीके से, उसने फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है -3 + 2, और माइनस ऐसे ऐसे करके मुझे चलाना है
एक ये है, और दूसरी है आपकी, भगवान भला करे, दूसरा उसने दे रखा है 4 - 2 प्लस ऐसे ऐसे करके उसने इक्वल टू 8 दे रखा है। तो अब देखो, मैंने अभी आपको समझा ही दिया, पीछे दोनों स्टेप्स में दोनों चीजें मैंने समझा दी है। तो मुझे पहले ये तो पता ही है ना कि पूरे उसने 11 जंप्स मारी है फर्स्ट केस के लिए, और सेकंड केस के लिए उसने कितनी जंप मारी है, 5 जंप मारी। तो बस अब सॉल्व कर लेते हैं। तो अब कैसे करेंगे, तो ए मैंने लिखा, तो देखो -3 + 2 1 2, -3 + 2 4 हो गए, -3 + 2 -3 + 2, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं आते, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है, इक्वल टू -8 लिख दूंगा। सॉल्व करोगे तो -8 ही आएगा। तो ये देखो टोटल कितनी जंप हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जंप्स हो गई। और हमारा आंसर क्या था, फर्स्ट 11 जंप में ही, 11 जंप्स के अंदर ही वो सबसे नीचे नाइन्थ स्टेप पे पहुंच रहा था। इसी तरीके से जो बी पार्ट है उसने उसको भी शो करने के लिए कहा है। तो देखो 4 - 2 + 4 - 2 + 4, तो देखिए 5 स्टेप्स हो गए, यानी 5 जंप्स हो गई। एक 5 जंप्स कैसे हो रही, 1 2 3 4 और 5। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका भी आंसर 8 आएगा। सो आई होप सो ये क्वेश्चन अब क्लियर हो जाना चाहिए, तीनों पार्ट। जिसको क्लियर नहीं है, एक बार फिर से आप इस वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा और फिर से ध्यान से समझिएगा। फिर भी समझना है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन को और एक बार और डिस्कस करके एक और नई वीडियो बना दूंगा। सो आई होप सो यहां तक सबको, सब बच्चों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। आई होप सो ये आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास, अपने मित्र गणों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि उनका भी भला हो और वो भी उन सारे स्किल्स, मैथ के उन सारे छोटे से छोटे स्किल्स को समझ सकें जिनकी उनको रिक्वायरमेंट है। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। सो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, यानी कि हमारे आगे मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज में, अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे हिट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।